संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गजल सरा विजय चौधरी और रेनू चौधरी से। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं गजल गायकी की दुनिया की एक मशहूर जोड़ी विजय चौधरी और रेनू चौधरी। आप दोनों का विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मेरी ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन सारे श्रोताओं का और आपका भी। विजय जी, पहला सवाल आपसे है और वो ये कि कब आपको ये लगा कि आप संगीत की दुनिया में आने वाले हैं, आना चाहते हैं और आएंगे? दरअसल सपने देखना इंसान की फितरत है और वो सपने तो बचपने से ही देखे हमने भी। संगीत नस नस में हमेशा से रहा, लेकिन शायद पहले दिन से ये तो अंदाजा नहीं रहा होगा कि कोई दिन ऐसा होगा जब हम प्रोफेशनल गायक बनेंगे और यही हमारी जरिया माश भी बन पाएगी ये चीज जी। लेकिन वो हुआ। विधिवत शिक्षा भी रही। पंडित के महावीर जी स्वर्गीय हमारे गुरु रहे। पद्म भूषण पंडित राम नारायण जी वो हमारे गुरु हैं। उनसे हमने बाकायदगी से शिक्षा ली और दिन प्रतिदिन की शिक्षा जो है जी, जो और अच्छे गायकों को सुनने से, अच्छी शायरी सुनने से, अच्छे लोगों से मिलने से, अच्छी बातचीत होने से आदमी ग्रहण कर सकता है, वो भी रही। जी। रेनू जी, आप बताइए कि गाने की जो बात है वो आपके अंदर कहाँ से शुरू हुई? बचपन से ही, लगभग 5 साल की उम्र से मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता था। पहले सुनती थी जो भी गाने, और उसके बाद धीरे धीरे गाना शुरू किया जी। जो भी कुछ बंगला गीत, कुछ हिंदी, कुछ फिल्मी गाने, कुछ ट्रेडिशनल्स। उसके बाद देखा घर वालों ने कि संगीत के प्रति काफ़ी रुचि है, तो फिर शास्त्रीय संगीत की तरफ मोड़ लिया। पंडित के महावीर जी और उस्ताद अब्दुल रहमान साहब से संगीत की शिक्षा ली। इस तरह धीरे धीरे करते करते शास्त्रीय संगीत से भजन की ओर मुड़े, गज़ल की ओर मुड़े, फोक। और मैं कई लैंग्वेजेस में गाती हूँ, जैसे कि मैंने जिक्र किया मेरी मातृभाषा बंगाली है। उसके अलावा मैंने मराठी भी सीखी है क्योंकि महाराष्ट्र में रहे हैं इतने साल। और पंजाबी भी मैं गाने बहुत गाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पंजाब का फोक। तो इसका मतलब ये है कि सुरों की दुनिया से आपका ताल्लुक जो है वो बचपन से ही बन गया था। दरअसल वो हमारा ही नहीं, सभी का बचपन से ही होता है। कोई भी कला एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह नहीं होती कि एकाएक आपने ऑन कर दिया तो बत्ती जल गई और ऑफ कर दिया तो बुझ गई जी। ये जरूर है कि कुछ लोग उसमें जो कार्यरत रहते हैं और वो अपनी दिशा समझ लेते हैं तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की तरफ चल पड़ते हैं। जी। तो जब आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और उस मकाम पर पहुंचे जहां जाकर इंसान को अपनी रोज़गार के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ काम करना पड़ता है, वहां जाकर संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ आपने कोई निर्णय लिया? अच्छा, यहाँ जो आपने बात कही कि पढ़ता है जी, वास्तव में कोई भी कला मजबूरन नहीं होती जी, इसके लिए तो एक आंतरिक प्रेरणा होती है, हर कलाकार में होती है जी, और वो उसको देवत्व की श्रेणी में रखता है अपनी कला को। जी, जी। और उसके साथ क्योंकि उसका लगाव इतना होता है, उसका अधिकतर समय वहीं जाता है, तो फिर वो पेशेवर भी बनता ही है और वही उसका जरिया माश भी बन जाता है आगे चलकर। तो जो आपके कदम थे वो संगीत की दुनिया की तरफ पूरी परिपक्वता के साथ बढ़ना कब शुरू हुए? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। दरअसल संगीत के कई एक पक्ष हैं। संगीत जब हम कहते हैं ना, तो संगीत में गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों भाव होते हैं। तो जब हम सिर्फ गायन की बात करते हैं तो उसमें भी कई पक्ष हैं जी। हर एक गायक को थोड़ा बहुत कवि भी होना ही चाहिए, हर एक कवि में थोड़ा बहुत संगीत निर्देशक भी होना ही चाहिए, हर एक संगीत निर्देशक में थोड़ा बहुत गायक भी होना चाहिए। आपको ऐसी संगत मिलनी चाहिए जहां पर लोग आपको बता सकें, आप उसको निखारें। आपके अंदर संगीत की क्षमता होनी चाहिए, क्रिएशन की, गाने की होनी चाहिए। और ये भी चीजें, उसके कई रंग हैं। गजल गानी है, ठुमरी गानी है, टप्पा गाना है, ख्याल गाना है, ध्रुपद गाना है, धमार गाना है। तो एक अलग अलग क्लासिफिकेशन के मुताबिक आपको अपने को तैयार करना है जी। हर गायक भी हर चीज में वैसा ही फिट नहीं हो सकता जी। ध्रुपद गाने वाले से आप गजल गाने को कहें तो असुविधा हो जाएगी, गजल वाले से आप कहें कि तुम टप्पा गाओ तो शायद ना गा पाए।
तो उसमें स्पेशलाइज करना पड़ता है, अपना क्षेत्र चुनना पड़ता है व्यक्ति को। तो हमने जब गजल चुना तो उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी तैयारियां की जी। और भगवान की दुआ से, उसके आशीर्वाद से काफी कुछ कामयाबी भी मिली। रेणु जी, आप बताइए कि जब आपने अपने बारे में ये फैसला किया कि आपको गाना है और नाम कमाना है, तो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में क्या कोई दिक्कतें आई, संघर्ष करना पड़ा? जी हाँ, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, प्रतिदिन का संघर्ष है, तब जाके कुछ बात बनती है। पहले तो हमको गाना ही बहुत अच्छा तैयार करना पड़ता है, रियाज़ करना पड़ता है रोज़। इसके बाद कंपटीशन भी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को भगवान की कृपा से हमें जो लोग मिले, जो उस्ताद मिले, जो हमारे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने हमें बहुत हमारी मदद की। सबसे पहले हनुमान चालीसा से शुरुआत हुई है, एक बड़ी कंपनी से। उसके बाद कुछ मैंने रामायण के लिए गाया है मन्ना दा के साथ। उसके बाद 84 में बिस्मिल्लाह नाम का रिकॉर्ड सबसे पहले अनूप जलोटा जी ने उसका संगीत दिया था। उसके बाद लगातार मुस्कुराहट, गज़ल जैम्स, हरि अमृत एक भजन का रिकॉर्ड है। अभी लेटेस्ट है इसका बेवफाओं से प्यार करते हैं। बहुत मकबूल गज़लें हैं इसमें, बहुत अच्छी हैं। एक पंजाबी भी है, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं पंजाबी भी गाती हूँ। तो विजय जी, ये बताइए कि जैसे कि रेणु जी जो हैं वो बंगाल से हैं और आप उत्तर भारत से हैं, तो बंगाल का जो भटियाली सुर होता है वो कहाँ से उत्तर भारत के सुर में मिल गया? बंगाल का जादू नहीं सुना आपने? वो भी तो होता है ना। अब जादू किसको बख्शता है, मुझे भी नहीं छोड़ा उसने। अब वो एक संगीत के नाते मैं कह सकता हूँ कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक हमारे यहाँ 3 होते हैं जी, जिसमें गाना बजाना रहता है। सिर्फ एक में हो तो मोनोटोनी हो जाएगी, इसलिए जो भी कंपोजिशन होते हैं उसमें मंत्र सप्तक के भी हिस्से कुछ होते हैं, कुछ तार के होते हैं और मेजॉरिटी जो है वो मध्य सप्तक की होती है। तो जो बात उत्तर भारत से चली वो पहुंच गई बंगाल की तरफ, जी, तार सप्तक की ओर। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात का मंत्र सप्तक कब शुरू हुआ? अब ये तो राज की बात है। अगर आप कहें तो जरूरी है तो बता दें जी, लेकिन बस हुआ, अच्छा हुआ। चलिए, तो ये बात करते हैं कि मंत्र सप्तक भी आया और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़े। किस मकाम पर आप लोगों ने साथ में अपने एक एल्बम की परिकल्पना की और आखिरकार वो एल्बम बाजार में भी आया? ये भी एक अजीब सा किस्सा। देखिए, जब मैं यहाँ इस मुंबई शहर में आया था तो म्यूजिक को परस्यू नहीं किया बहुत दिनों तक। जी, तैयारी जरूर रही, लेकिन कुछ शायद अपने जहन में ऐसी बात नहीं आई कि इस ढंग से अपने को आगे जाना है। वो बातें एकाएक हुई। टैलेंट वाली बात है, वो तो रहा हमेशा से, लेकिन उससे पहले मैं एक आवाज के नाते जाना जाता था जी, और आवाज के नाते भी मैंने काफी लोगों के दिलों में अपना घर बनाया। फिर जब ये संगीत का सिलसिला शुरू हुआ तो जैसा रेणु जी ने बताया अभी आपको, अनूप जी ने हमारे पहले रिकॉर्ड का म्यूजिक दिया, उसके बाद सारी बातें होती चली गई। एक बात और रह गई जो मैं कहना चाहता था, आज के दौर में केवल कलाकार होने से भी नहीं चलता, मार्केटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है हर चीज की। जी, आपको लोगों तक पहुंचना है, तरह तरह के जरियों से पहुंचना है। लोगों के सामने आप नहीं आएंगे तो आपके पास कितना भी अच्छा कुछ हो वो पहुंचेगा कैसे उन तक। तो वो एक एस्पेक्ट है जिसमें रेणु जी बड़ी दक्ष हैं। अच्छा। इस नाते भी बड़ा फायदा हुआ हमें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक संवेद सुर, एक जुगलबंदी थी। नहीं, असल में क्या है, इन्होंने इशारा इस तरफ किया है कि मैंने कुछ मार्केटिंग की डिग्रियां ली हुई हैं। अच्छा, तो अच्छा। वो शायद संगीत को मार्केट करने में थोड़ा सा मददगार साबित हो जाता है। अच्छा, अच्छा, इसलिए अच्छा, उन्होंने- ये बात। विजय जी, आपने इस बात का जिक्र किया कि आप आवाज की दुनिया से, यानी कि सुरों की दुनिया से अलग, अलहदा एक आवाज की दुनिया है। अलग ना करिए, उसमें भी सुर है जी, जो आवाज की दुनिया है वो भी तो सुर का ही है जी। उसमें शायद उतने सुर का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी एक राग विशेष का इस्तेमाल नहीं होता, मगर सुर तो होते हैं। तो उस दुनिया से आपका ताल्लुक किस तरह का और कब रहा है? ये दौर और ये जगह, ये सारी बातें, मैं जहाँ बैठा हूँ आप कह सकते हैं यहीं से शुरुआत हुई थी। विविध भारती मेरा समझिए ट्रेनिंग ग्राउंड रहा है जी। यहाँ से मैंने बहुत सीखा, बहुत लोगों को सुना भी, बहुत से लोगों को इंटरव्यू खुद भी किया और उनसे हासिल हुआ, उनकी संगत से काफी कुछ जानकारी मिली। कौन से कलाकार नहीं थे जिनको मैंने इंटरव्यू नहीं किया, कौन सी बड़ी शख्सियतें नहीं थी जिनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला। तो इस प्रांगण में तो समझिए कि हमने सांस ली है, साहित्यिक और कलात्मक सांस यहाँ से मिली। तो पुरानी जगह पर, पुराने मकामों पर वापस आके और इस स्टूडियो में बैठे हुए कैसा महसूस करते हैं आप आज? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।
और यूँ समझिए कि थोड़ा सा कुछ भावुक भी हो रहा हूँ मैं इस समय कि एक आपका रूप बदला और उसके साथ में कुछ दर्द भी जुड़े हैं जी। कभी कभी अश्क भी बहते हैं खुशी के, शायद ऐसा माहौल है। विजय जी, एक बात बताइए कि जो आपके एल्बम्स का जैसे कि बात हो रही थी इससे पहले, बिस्मिल्लाह कैसे हुआ? बिस्मिल्लाह दरअसल शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके, ये इसका मतलब है जी। तो हमने भी अल्लाह के नाम के साथ शुरुआत की और अनूप जलोटा जी ने उसका म्यूजिक तैयार किया था। 8 गजलें थी उसमें, कुछ एक सोलोज थी और कुछ डुएट्स थे हमारे। वो भी अनूप जी के बहुत ज्यादा आप कहें कि इसरार करने पर कि विजय जी ये आपके अंदर है तो क्यों नहीं करते, मैं उसका बहुत बड़ा श्रेय उन्हें देना चाहूंगा। जैसा कि जिक्र हो ही चुका है कि उसमें कुछ डुएट्स भी हैं और कुछ सोलोज हैं। हम ये चाहेंगे कि यहाँ तो जुगलबंदी हमारे सामने है, तो बिस्मिल्लाह एल्बम से अपनी मनपसंद चीजें, मनपसंद अशार आप हमें गुनगुना के सुनाएंगे? बैठे बैठे ये मुस्कुराना क्या, बैठे बैठे ये मुस्कुराना क्या, याद आया कोई दीवाना क्या, बैठे बैठे ये मुस्कुराना क्या। क्या बात है, क्या बात है। मेरे जहन में एक शेर आ रहा है कि यादों का एक हुजूम है दिल के आसपास, मैं गुजरे हुए वक्त का एहसानमंद हूँ। क्या बात विजय जी, बहुत खूब। अच्छा। मुझे मजाज का एक शेर याद आता है जी। संभाला होश तो मरने लगे हसीनों पर, संभाला होश तो मरने लगे हसीनों पर, हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, गजल गायकी जो है वो सिर्फ गाना भर तो है नहीं, क्योंकि उसमें अशार होते हैं, उनके मायने मालूम होना चाहिए, कंपोजिशन होती है, संगीत से बड़ा गहरा जुड़ाव होता है और उसके बाद अदायगी होती है जी। तो आप किस किस तरह से इसमें जुड़े हुए हैं? अब ये विषय आपने बड़ा अच्छा छेड़ा, थोड़ा सा कहना पड़ेगा। हर चीज में एक नाटक है जी। गाने में भी नाटक है, गाने में भी कुछ स्ट्रेस की जगह है, वहां जोर दिया जाता है एक लाइन में। जैसे रेणु जी ने अभी कहा बैठे बैठे ये मुस्कुराना क्या, ये मुस्कुराना जगह है जहां स्ट्रेस होना चाहिए। याद आया कोई दीवाना क्या जी। तो अब ये कहने में जो बात आती है वही गाने में आनी चाहिए, वैसा ही पंक्चुएशन गाने में होना चाहिए, वही कॉमा, वही फुल स्टॉप, वही क्वेश्चन मार्क, जैसे हम बातचीत में निर्वाह करते हैं जिनका, वैसा ही गाने में होना चाहिए। और एक्सप्रेशन की जो बात आप कह रहे थे, समझे बिना तो गाया जाना बड़ा मुश्किल है और होना भी नहीं चाहिए। जिस शायर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसने क्या सोचा, वो जब आपने खुद नहीं समझा तो आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे। और अदायगी की बात आपने की, अदायगी के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास असलाह क्या है, आपका उच्चारण कैसा है, आपकी भावों की समझ कैसी है, और आपको समुच्चय रूप में जब आप रखते हैं गजल अपनी, तो उनका प्रभाव किस तरह का होगा वो समझने की कल्पना भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये अलग से आपको जागृत करनी पड़ती है सलाहियत। दोस्तों, इनसे मिले प्रोग्राम में आज आपने गजल गायक रेणु चौधरी और विजय चौधरी से यूनुस खान की बातचीत सुनी। बातें कुछ और बाकी रह गई हैं जिन्हें हम पूरी करेंगे अगले हफ्ते इसी दिन। इनसे मिलिए।